हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, तो उनके लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम सैम्पल पेपर लेकर चलते हैं जो 2024 का है, और साथ ही साथ जो हमारा नेम रिएक्शन वाला टॉपिक चल रहा था इम्पॉर्टेंट, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम सैम्पल पेपर के लिए देख लेंगे और सैम्पल पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो सारे हम देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हम यहाँ पर जानेंगे और उसके बाद हम नेम रिएक्शन पर बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो जिस प्रकार का आपका ये सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर भी जिसे आप कहते हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जिसे कहा गया है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर भी आपके पास आएगा। 2024 जो आपका वर्ष है वो इसमें लिखा जाएगा। रसायन विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, सैद्धांतिक थ्योरी का ये पेपर है। 70 मार्क्स का जो होता है पूर्णांक, यानी मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने हैं, 70 अंकों का ये आपका पेपर होगा। और समय सीमा आपके पास होगी 3 आवर्स की, यानी 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले निर्देशों को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सारे क्वेश्चन जो 26 हैं वो कंपलसरी है आपके लिए, यानी आपको सारे प्रश्न करने हैं। जहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है ना, बस उसका ध्यान आपको रखना है, यानी कि और में अथवा में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन है आपके लिए वो है प्रश्न संख्या 1 से 10 खंड हैं। जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें आपके 10 खंड यानी 10 पार्ट होंगे उसके। प्रत्येक खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है। हर एक जो आपका विकल्प आप जो बोल सकते हैं वो बहुविकल्पीय होगा, और जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और वही आपको क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। और साथ ही वो प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो यानी सिर्फ आंसर शीट पर आपको वो आंसर लिखना है जो उनमें से करेक्ट। थर्ड है आपका प्रश्न संख्या 2 से 5 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 2 से 5 के जो प्रश्न हैं वो 1 नंबर के। एक में पहले वाले में तो आपको 10 खंड मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद 2 से लेकर 5 तक का जो प्रश्न संख्या है वो 1-1 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और 24 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रश्न संख्या 26 केस स्टडी पर आधारित है। ठीक है, केस स्टडी यानी पहले आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है, देन आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग देना होता है। फोर्थ है आपका प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ठीक है ना, यानी पूरे क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन के और में कोई होगा, ऑप्शंस में या खंड जो आपके प्रश्न के बनते हैं उनमें आपको कहीं कहीं पर विकल्प दिए जाएंगे कि हाँ इनमें से एक कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको ही अच्छे से रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। क्योंकि आपने देखा कि पहला क्वेश्चन जो है जिसके 10 खंड बनेंगे वो 10 के 10 आपके क्या बोले कि बहुविकल्पीय टाइप के होंगे, जिसमें से पहला है कि ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करती है? 4 ऑप्शन है, एंजाइम्स, डीएनए, हार्मोन और विटामिन। ठीक है, तो आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी होती है वो विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है। सेकेंड है आपका अमीन, जिसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पता है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में आपके प्राइमरी अमीन की आप लोग बात करते हैं, 1 डिग्री अमीन भी जिन्हें आप कहते हैं। थर्ड है आपका निम्न अभिक्रिया में, ये आपको अभिक्रिया है, ए क्या होगा, जो ए प्रोडक्ट बन रहा है वो इनमें से क्या होगा। ये सारी हम रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन, ईथर में आपको पता है ऑक्सीजन दोनों साइड से सिंगल बॉन्डेड होता है। परमाणु का संकरण क्या होता है? ठीक है, sp2 sp3 sp और sp3d। निम्न में से कौन तापमान द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलरता या फिर फॉर्मलता, इनमें से कौन तापमान से आपका प्रभावित नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी है, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? तो जो स्वयं ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, आपको पता है
सिक्स है आपका इसमें, सेवेंथ है आपका एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है नहीं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी इकाई लिख लेंगे। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच कहीं कहीं पर आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंट आप बोल सकते हैं या कहीं पर कुछ अशुद्धि देखने को मिलेगी लिखे हुए में, तो वो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। मैं साथ साथ आपको बता भी रही हूँ। यहाँ पर लिखा गया है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। तो धातु सोडियम है और एल्किल हैलाइड के बीच अभिक्रिया हो रही है। वुड्स की रूप में आपने इस अभिक्रिया को पढ़ा था जहां पर आपका हाइड्रोकार्बन बनता है। एल्काइल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने ये वाली रिएक्शन पढ़ी है। तो ऑप्शन है आपके पास ए वुड्स अभिक्रिया, बी कॉल्बे, सी क्लेमेंसन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है? वुड्स की रिएक्शन होगी ये। नाउ निम्न प्रश्नों में दो कथन को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंकित आपको करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके कुछ नए प्रकार से बनते हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको समझना होता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए में है, बी में है आपका ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए तथा आर दोनों असत्य हैं, ठीक है ना। अभिकथन ए क्या है आपके लिए यहाँ पर नाइन्थ में आपको दिया गया है। अभिकथन ए क्या है? क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है और जबकि कारण है क्रोमियम के NS में वह N-1D कक्षकों में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से, यानी क्या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ए आर दोनों असत्य हैं। इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन बताना है। इसके अलावा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है। देन 10th है आपका बंधनी समावयवता उभय दंती लिगेंड युक्त उपसह संयोजी यौगिकों में होती है। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका अभिकथन है, कंटेनिंग लिगेंड्स। कारण आर उभय दत्ती लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड्स हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम, ओके। इसमें से भी आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। मोल प्रभाज की इकाई क्या होती है वो आपको बतानी है। मोल प्रभाज चूंकि मोलों का अनुपात होता है आपको पता है, तो उसकी यूनिट आप नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर। थर्ड आपका एक सेल में एनोड ऋणावेशित है तथा कैथोड धनावेशित है। यह किस प्रकार का सेल है? K4 Fe6 में Fe की सह संयोजन संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये आपको बताना है। यानी इससे जहां पर ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना होता है वो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो साइनोकोबालामीन आप पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? इनके जैविक कार्य लिखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं इसके, वो आपको बताना है। डायएजोटाइजेशन अभिक्रिया या डायएजोटीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण सहित व्याख्या इसकी करनी है। निम्न अभिक्रियाओं में सम्मिलित रासायनिक समीकरण लिखिए। राइमर टीमैन शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया। कारण बताइए, गिव रीजंस। क्लोरोबेंजीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, ऐसा क्यों है? 10th है आपका, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। निम्न उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। यहाँ पर 2 उपसह संयोजी यौगिक दिए गए हैं, उनके आईयूपीएसी नाम लिखने। और यहीं पर अथवा में आपको बताया गया है चीलेट या कीलेट जिन्हें आप कहते हैं वो क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, और उदाहरण सहित आपको बताना है। 11th है जलीय विलयन में M+2 एक्वस आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। M का परमाणु क्रमांक जहां पर 27 आपको दिया गया है। इसी के अथवा में है मिश्र धातु क्या होते हैं? वाटर अलॉयज। लेंथेनॉइड धातुओं से युक्त एक मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए तथा उसके उपयोग भी आपके बताने हैं, ठीक है।
सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। 12वां प्रश्न है आपका। 13वां है शुष्क सेल की संरचना लिखिए तथा सेल अभिक्रियाएं दीजिए उसके लिए। 14th है आपका एक गैल्वेनिक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है के लिए मानक सेल विभव तथा मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन आपको करना है, यानी ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको बतानी है। हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग समझाइए। 16 क्वेश्चन है आपका। निम्न दिए गए प्रक्रम के लिए चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। फर्स्ट है चित्र में दिए गए प्रक्रम का नाम लिखिए, कौन सा प्रक्रम है। सेकेंड है विलायक का प्रभाव किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। थर्ड है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली को परिभाषित करो कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। फोर्थ है उपरोक्त प्रक्रम का एक उपयोग लिखिए, कहाँ इसका यूज होता है। 17th क्वेश्चन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बतानी है। ये जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, ये आपका सेकंड है 17th का। और 17 क्वेश्चन का थर्ड है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम का कार्य बताइए। इसी के जो अथवा में प्रश्न है वो है निम्न अभिक्रिया वाले सेल के लिए ईएमएफ ज्ञात करना है आपको। सेल अभिक्रिया दी गई है जहां पर निकिल की सिल्वर के साथ अभिक्रिया हो रही है, या निकिल 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करके Na+2 बना रहा है, वहीं वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, Ag के 2 मॉलिक्यूल ग्रहण कर रहे हैं, जिसके लिए आपको ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 18th क्वेश्चन है, आपको एक कंपाउंड बताया गया है कि सभी ज्यामितीय समावेवी लिखिए, इनमें से कितने समावेवी प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं, ये आपको समझाना है। कंपाउंड आपको यहाँ पर दिया गया है, इन अभिक्रियाओं को यहाँ पर पूर्ण करना है। जो अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं 1 + 1 + 1 आपको क्या दिखा रहा है कि तीनों जो अभिक्रियाएं हैं वो एक एक नंबर की हैं। 20 है आपका विहाइड्रोजनन अभिक्रिया उत्पाद के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर आपको बताना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अथवा में आपके पास यहाँ पर प्रश्न है। फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है और ईथर जल में कम विलेय लेकिन सांद्र H2SO4 में अधिक विलेय होता है। इसके आपने इनके लिए आपने ऑब्जर्वेशन जो है उनको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बन रहा है। क्या होता है जब एनिलीन जलीय विलयन में ब्रोमीन से क्रिया करता है। एमाइडों को ब्रोमीन तथा KOH के साथ गर्म करते हैं और मेथिल साइनाइड को LiLH4 द्वारा अपचयित करते हैं, तो क्या होता है, इनके लिए आपने यहाँ पर समझाना है और अभिक्रियाएं भी देनी है। फर्स्ट है आपका 23 का अल्फा अमीनो अम्ल क्या है और अल्फा अमीनो अम्ल द्वारा जलीय विलयन में ज्यूटर आयन किस प्रकार बनता है। सेकंड है अपचायी शर्करा किसे कहते हैं। और 24 का फर्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है और अभिक्रिया की आणविकता क्या है। सेकेंड है रासायनिक अभिक्रिया का संघट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी बताइए। और उसके अथवा में है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चरघातांकी समाकलित वेग समीकरण आपको व्युत्पन्न करनी है। इसके अलावा सेकंड है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दिया गया है। अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी, तो यह प्रश्न हर बार आता है, तो आप इससे रिलेटेड मैंने कई न्यूमेरिकल आपको बताए थे और आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, 25th क्वेश्चन है आपका एक कार्बनिक यौगिक A में 62.07% कार्बन, 10.34% हाइड्रोजन तथा 27.59% ऑक्सीजन है। यौगिक का वाष्प घनत्व 29 है। यह यौगिक टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता परंतु आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। यह यौगिक क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होने पर अम्ल B देता है, जो कि क्या होगा और फास्फोरस द्वारा अपचयित होने पर एल्केन बनाता है। यौगिक A, B, C की पहचान करनी है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण द्वारा करनी है। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण भी आपको देनी है। 26th क्वेश्चन है आपको F ब्लॉक तत्व वे हैं जिनमें विभेदक इलेक्ट्रॉन N-2 F ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं।
4f और 5f ऑर्बिटल्स को भरने के अनुरूप f ब्लॉक तत्वों को की दो श्रृंखलाएं हैं। 4f ऑर्बिटल्स की श्रृंखला को लैंथेनॉइड कहा जाता है और जबकि लेंथेनॉइड F0, F7 और F14 अभिविन्यास की स्थिरता आधार पर अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। हालांकि सबसे आम ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ लैंथेनॉइड आयन के आकार में नियमित रूप से कमी होती है, जिसे लैंथेनॉइड संकुचन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको दिया गया है लैंथेनॉइड श्रृंखला के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। सेकेंड है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक दर्शाते हैं, ऐसा क्यों है। थर्ड है आपका संक्रमण तत्वों की दूसरी और तीसरी पंक्तियां पहली पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से कहीं अधिक मिलती जुलती हैं, ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था 26। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सैंपल पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पेपर आपने पूरा देख लिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन पूछा था ईथर में ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है वो। ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका कि तापमान से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित नहीं होता है। सो मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोलैलिटी इज नॉट इन्वॉल्व विद वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। आपको पता है आयतन जो होता है किसी भी चीज का वो तापमान के साथ बदलता है, परिवर्तित होता है, लेकिन आपका जब मोलैलिटी की बात आप करते हैं, मोललता की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग आयतन पे निर्भरता नहीं दिखाते मोलैलिटी की। ठीक है, हम वेट की बात करते हैं, तो इस वजह से मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। मोललता क्या होती है आपकी, 1 किलोग्राम विलायक में आपका कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं, वही उसकी मोललता है। ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, जो कि किस में है, किलोग्राम में। ठीक है, ये आपकी क्या है, मोललता हो गई। और जब भी आप मोलरता की बात करते हैं तो वहां पर आप विलयन का आयतन लेते हैं, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वो आपकी क्या हो जाती है, मोलरता हो जाती है, यानी कि मोलैरिटी जिसे आप कह रहे हैं। तो चूंकि आयतन वहां पर आप ले रहे हैं विलयन का, तो फिर वो तापमान उसको प्रभावित करेगा। ठीक है ना, बातें नहीं करेंगे। तो हमने जैसे हमारी रिएक्शन यहाँ पर एक दी गई थी जब आप सैंपल पेपर देख रहे थे, तो उसमें आपने रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन थी 14H+ वाली। इस रिएक्शन के लिए आपका जो इक्वेशन दी गई है, इसमें आपने क्या बताना है कि, तो इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, निकिल है। ठीक है, यानी जिसको आप क्या कह रहे हो कि कौन, देखो रिड्यूस करने का मतलब क्या हो, रिडक्शन से है।
अपचायक जिसे आप कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। तो अपचायक का कार्य कौन कर रहा है? निकेल, क्योंकि वो अपने आप में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। द एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहा जा रहा है? जो अपने आप में ऑक्सीकृत होगा, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? तत्व जो स्वयं में ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, होता है, वह दूसरे को अपचयित करता है, उसे अपचायक कहा जाता है, ठीक है ना? तो इस इक्वेशन में इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni चेंजेस। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है ना? फ्रॉम 0 to +2, यानी निकिल 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 ऑक्सीडेशन नंबर पे जा रहा है। दैट मीन्स कि उसने क्या किया? उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है ना बच्चे। जब उसने दान किया है तो वो अपने आप में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कह रहे हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन कह रहे हो, नहीं, इलेक्ट्रॉनों का जो ह्रास हो रहा है। तो निकिल ने क्या किया? निकिल इस स्टेज पे था जहां पर कि उस पर कोई चार्ज नहीं था, उससे उसने Ni+2 बनाया। तो +2 कब आया? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान करे, तो यानी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और जब वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है अपने आप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दस Ni यानी निकिल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। निकिल किस में जा रहा है? ऑक्सीकरण में जा रहा है, ऑक्सीकरण दिखा रहा है। एंड हेंस निकिल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए निकिल क्या कर रहा है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट की यानी अपचायक की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे इस अभिक्रिया में? Ni की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 होती है या +2 में परिवर्तित होती है। यह एक अपचायक की भांति कार्य करता है इस अभिक्रिया में, ठीक है ना? इस अभिक्रिया की बात हो रही है। चलिए यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको उसका क्या बताना था? जो भी इकाई है वो बतानी थी। तो वो है आपका मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट था आपका कि एक एल्काइल हैलाइड जो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, वहां पर आपको वो रिएक्शन है कौन सी? तो वो वुड्स की रिएक्शन है, वुड्स अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। द वुड्स रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन इन विच 2 एल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन टू फॉर्म अ हायर एल्केन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर एल्केन? हायर एल्केन से क्या समझते हैं? जहां पर आपका एक कोई
कम कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लिया जा रहा था और आपने कहा कि उससे डबल आपके कार्बन हो रहे हैं जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसी का मतलब है हाइयर एल्केन से, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या बोला था यहाँ पर, सपोज आपके पास CH3Cl है, एक एल्काइल हैलाइड है, क्लोरोमीथेन जिसे आप कहेंगे, या मिथाइल क्लोराइड आप उसे बोल लीजिए, CH3Cl, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है लास्ट सेशन में। और इसके दो मॉलिक्यूल आएंगे, ये बेसिकली रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सोडियम मेटल आपने बोला, तो Na के साथ रिएक्ट करेगा, दो मॉलिक्यूल आते हैं Na के भी। और इस एल्काइल हैलाइड, ये जो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, इसके भी दो मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, ये आपस में Na दोनों क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl बना देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस, अब क्या होगा, ये CH3 इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, CH3 तो एक हाइयर एल्केन बन गया है। इथेन यहाँ पर आपका बन रहा है, जो कि आपके पास पहले एक कार्बन वाला एक ही एल्काइल हैलाइड था। एक एल्काइल हैलाइड ऐसा था, मिथाइल ब्रोमाइड जिसे कह रहे हो, जिसमें एक कार्बन था, उसके आपने दो मॉलिक्यूल लिए थे और उससे क्या बन गया, आपका इथेन बन गया। तो इसी की बात की जा रही है कि एक हाइयर एल्केन इससे प्रोड्यूस होगा। यही क्या है, आपकी वुड्स की अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है ये अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है, देखो दो मॉलिक्यूल RX के, जो कि आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड है, उसके आपने दो मॉलिक्यूल लिए, ये सोडियम है आपकी धातु, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ये आपका हाइयर एल्केन बन गया। और ये Na+ वहां से निकला था और X निगेटिव इधर से निकला, इन्होंने दोनों ने जुड़ करके NaX बना देना है, ठीक है, जो कि आपने NaCl के रूप में यहाँ पर देखा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने 2024 का जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आया है, यानी कि सैंपल पेपर जिसे आप कहते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर जाने, और सब पूरा प्रश्न पत्र आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। इसको आप लोग भी घर में प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर आपको मिल गया होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। और जैसा मैंने आपको बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शंस आपकी आती ही आती हैं। बाकी जैसे जैसे आपका सेशन आएगा हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसी समय इंपॉर्टेंट भी बताते जाएंगे, ओके। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।